एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है हिंदी की मल्हार, उसका हम पाठ 3 फूल और कांटा शुरू करेंगे। ऑलरेडी हमने इस लेसन को बच्चों, ये कविता है, इसको हमने पढ़ लिया था। पूरी कविता को हमने पढ़ा था, इसके शब्दों के अर्थ भी हमने समझे थे। आज की इस वीडियो में हम इस कविता के क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। कविता के जो कवि हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद इनका नाम है। यहाँ पर इनके बारे में कुछ लिखा भी गया है। इसके कुछ एक दो क्वेश्चन के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था, जो ये मेरी समझ से ये जो क्वेश्चन है विकल्प आधारित क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन थे, ये हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। इसका लिंक बच्चों, पिछली जो वीडियो थी उसका लिंक जो है हम ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर को जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंक्तियों पर चर्चा। कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन पर चर्चा करनी है, उनका अर्थ बताना है कि आपको कविता की जो ये पंक्तियां दी गई हैं इनको पढ़कर क्या अर्थ समझ में आया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ लिखा गया है, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, इनका अर्थ बताना है। यहाँ लिखा है, मेघ उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। अब इन पंक्तियों का अर्थ बच्चों मैंने यहाँ लिखा है, आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ लिखा है कि पंक्तियों का अर्थ, कि इन पंक्तियों से यह समझ आता है कि सभी को एक जैसा माहौल और संसाधन और अवसर मिलते हैं, फिर भी हर किसी का व्यवहार और गुण अलग अलग होते हैं। जैसे पौधे को पानी भी एक जैसा मिला, पानी मिला एक जैसा, पानी दिया, और हवा प्राप्त हुई, और चांद की चांदनी, सूरज का प्रकाश, सब जो है एक जैसा प्राप्त हुआ पौधे को। लेकिन फूल अपनी अलग विशेषता लेता है और कांटा अपनी अलग विशेषता के लिए फेमस हो जाता है। यही समझाया गया है कि किसी का व्यवहार और गुण अलग अलग होते हैं। यह हमें दिखाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों और स्वभाव से होती है, न कि केवल उसके परिवेश से। क्योंकि परिवेश में ही हमें चीजें मिलती हैं, पानी, हवा और चांदनी, सूरज का प्रकाश, तो ये सब परिवेश से मिलने वाली चीजें हैं, संसाधन है। ये सबको एक जैसे मिलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किसका व्यवहार कैसा होगा, किसके गुण कैसे होंगे। ये जो है ये पहचान मिलती है हमें कर्मों से। दूसरा जो पंक्तियां दी गई है वो किस प्रकार है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका मतलब हमने कविता में भी समझा था कि कुल की बड़ाई मतलब कि आप किस कुल में पैदा हुए हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप जो है किस तरीके के काम करते हैं, ये मायने रखता है। ठीक है, आप बड़े कुल में पैदा हुए, अमीर घर में पैदा हुए, ऊंचे कुल में पैदा हुए, लेकिन आपके कर्म नीचे हैं, आप जो है लोगों को नीचा दिखाते हैं, घमंड करते हैं, तो आप जो है आप में बड़प्पन की कमी है। तो यही समझाया गया है। इस इनका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं है तो उसके कुल की प्रतिष्ठा भी उसका सम्मान नहीं बचा सकती। मतलब कि यदि आप में अच्छे गुण नहीं है तो चाहे आप किसी बड़े घर में पैदा हो जाएं तो आपका सम्मान नहीं हो सकता। असली बड़प्पन व्यक्ति के अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से ही आता है, ये यहाँ पर समझाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि मिलकर करे मिलान। मिलकर करे मिलान में यहाँ लिखा है, इस कविता में फूल और कांटा, जो फूल और कांटा है, उन दोनों के स्वभाव के अंतर और समानता की ओर संकेत किया गया है। दूसरे शब्दों में, फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग हुए हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं। जैसे फूल है, फूल दया का प्रतीक हो सकता है, कांटा स्वार्थ का प्रतीक है, फूल अच्छाई का प्रतीक है। इसके अलावा सुख का प्रतीक भी है, क्योंकि फूल को देखने मात्र से ही हमें सुख की अनुभूति होती है। फूल सुंदर होते हैं, फूल में कोमलता का भाव भी होता है, फूल देखने से हमारे मन को आनंद मिलता है। फूल जो है परोपकारी है, फूल प्रेम बांटता है,
कांटा बुराई का प्रतीक है, कांटा दुख का प्रतीक है, कांटा कठोरता का प्रतीक है और फूल से प्रसन्नता मिलती है, कांटे से पीड़ा जो है मिलती है। ये सब जो है हमने मिलान करने थे। अब आगे क्या दिया गया है, आगे कुछ प्रश्न उत्तर आ गए हैं सोच विचार के लिए। यहाँ क्वेश्चन आंसर है। अब इधर देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। चलिए सोच विचार के लिए में क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, कविता को एक बार पुनः पढ़िए और पता लगाइए, लिखिए। ये बच्चों आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख हुआ है। उल्लेख का मतलब है कि जिक्र हुआ है कि जो सभी पौधों को समान रूप से लागू होती है। समान रूप से क्या क्या लागू होती है वो बातें हैं, उनकी बातें हमने करनी है। यहाँ है कि कविता में बताया गया है कि सभी पौधे एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है, उन पर एक जैसी चांदनी बिखरती है, बारिश हवा सब एक समान अवसर में सबको असर डालती है। तो कविता में मुख्य रूप से चांदनी, बारिश, हवा और जो है एक ही जगह का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया। ठीक है, फूल और कांटे के स्वभाव के अंतर की बात करनी है। जैसे फूल क्या है, सुंदर होता है, सुगंधित होता है, सुगंध बांटने वाला होता है और सबको सुख देता है, अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। वहीं कांटा क्या करता है, कांटा पीड़ा का एहसास कराता है, कांटा चुभता है, कांटा दूसरों को तकलीफ देता है। यही सब बातें हमने इसके उत्तर में लिखनी थी। यहाँ लिखेंगे कि फूल कोमल, सुंदर, सुगंधित और सबको सुख देने वाला होता है, जबकि कांटा चुभता है, कांटा नुकसान पहुंचाता है, कांटा दूसरों को तकलीफ देता है, पीड़ा देता है कांटा। तो ये इसके उत्तर में हम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कविता में मुख्य रूप से कौन सी बातें कही गई हैं, उन्हें पहचानिए, समझिए और उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ लिखी गई है, हम लिखते हैं यहाँ पर कि कविता में जो मुख्य संदेश है वो ये है कि सभी को एक जैसे अवसर मिलते हैं, वातावरण भी सबको एक जैसा मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति का स्वभाव, हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं। जैसे फूल का स्वभाव है खुशबू देना, वहीं कांटे का स्वभाव है चुभन देना। ठीक है, इसी प्रकार से व्यक्ति का भी काम है। व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं, लेकिन कोई अपने कर्मों से लोगों को खुश करता है और कोई अपने कर्मों से लोगों को दुख देता है, पीड़ा देता है। तो यही समझाया है, सम्मान और बड़प्पन कुल से नहीं बल्कि सम्मान जो है अच्छे गुणों और आचरण से मिलता है। अगला प्रश्न है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी को हो बड़प्पन की कसर। उदाहरण देकर समझाइए। कि भाई यहाँ समझाया गया है कि बड़ाई, कुल की बड़ाई किसी के काम नहीं आती। ठीक है, यदि किसी में बड़प्पन की कमी है तो वहां आपका कुल या आप किस वर्ग या किस जाति में पैदा हुए हैं वो मायने नहीं रखता है। उदाहरण देके समझाना है। यहाँ समझाया गया है, अगर किसी व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं है तो उसके कुल की प्रतिष्ठा भी, उसका सम्मान नहीं बचा सकती। जैसे अगर कोई राजा का बेटा होकर भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है तो लोग उसकी आलोचना करेंगे, जबकि एक साधारण व्यक्ति अच्छे कर्मों से सबका आदर पाता है। तो ये हम यहाँ पर एक उदाहरण दे सकते हैं राजा के और राजा के बेटे के माध्यम से। आगे है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं। यहाँ पहले लाइन दी गई है खटकता एक सबकी आंख में, कौन, कांटा। कांटा मतलब बुरा व्यक्ति, कांटा किसका प्रतीक है, बुरे व्यक्ति का। और एक दूसरा सोहता है सुरशीश पर, तो मतलब दूसरा जो है सुर मतलब होता है देवता, देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। तो इसमें प्रशंसा क्या है वो बतानी है। यह प्रशंसा किसकी है, लोग अच्छे और जो विनम्र स्वभाव के और जो मददगार होते हैं और प्यारे स्वभाव के लोग होते हैं उनकी तारीफ होती है और सब लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग घमंडी, कठोर और दूसरों को चोट पहुंचाने वाले होते हैं, लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। तो ये इसके उत्तर में हम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। कल्पना कीजिए चांदनी, हवा, मेघ केवल एक ही पौधे पर बरसते हैं, बाकी पौधे इन सब के बिना कैसे दिखेंगे और उनका जीवन कैसा होगा, जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बच्चों, यदि हवा, चांदनी, पानी ये सब एक ही पौधे को मिलेंगे
तो दूसरे पौधे जो है वो मुरझा जाएंगे, उनकी पत्तियां सिकुड़ जाएंगी, ठीक है। और मुरझाने के साथ साथ हो सकता है वे पौधे जो है मर भी जाएं, तो ये असर जो है पड़ सकता है। यहाँ यही दिखाया गया है कि चांदनी, हवा, मेघ केवल एक ही पौधे पर बरसते हैं और बाकी पौधों को ये सब नहीं मिलेंगे, तो बाकी पौधे मुरझा जाएंगे, उनके पत्ते सूख जाएंगे, वे बड़े नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे करके वे मर भी सकते हैं और उनके जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये हम उत्तर में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसे लगती। तो दुनिया जो है बेरंग हो जाती, और जो है उबाऊ हो जाती, उबाऊ मतलब बोरिंग हो जाती, ठीक है। दुनिया जो है जो रंगीन है, रंगीन दुनिया है, इसीलिए जो है सबके मन को मोहती है, ठीक है, सबके मन को खुश करती है। रंगों की दुनिया है, इसीलिए सब खुश हैं, सब देखकर मोहित हो जाते हैं, ठीक है। यदि एक रंग सारी दुनिया में हो जाएगा तो सब कुछ जो है हम बोर हो जाएंगे। यहाँ लिखा है, यदि सभी पौधे जो है एक ही जैसे होते तो दुनिया बहुत बेरंगी और सुनी सुनी लगती, हर जगह एक ही रंग आकार होता, जिससे प्रकृति की सुंदरता और विविधता नहीं रहती, हमें पौधों से सीखने का मौका भी नहीं मिलता। आगे है अगला प्रश्न है, यदि कांटे न होते और हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता। तो हम लिखेंगे, यदि कांटे न होते तो पौधों की रक्षा करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि कांटे क्या है, कांटे जो है फूलों का सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच। जैसे आप देखेंगे, यदि हम देखें, गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल के आसपास ढेर सारे कांटे होते हैं, ठीक है। तो यदि उस गुलाब के फूल पर कांटे नहीं लगे होंगे तो सब लोग गुलाब के फूलों को तोड़ डालेंगे, नोच डालेंगे। कांटों के डर से बहुत सारे लोग जो है वो फूल जो है नहीं तोड़ते हैं, तो इसलिए उनको फूलों का रक्षा कवच कहा जाता है। जानवर उन्हें आसानी से खा लेंगे, बहुत से पौधे नष्ट हो जाएंगे। कांटे भी प्रकृति का एक जरूरी हिस्सा है जो कि पौधों की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि एक तितली कांटे से मित्रता करना चाहती है, ठीक है। तो उनके बीच में कैसा संवाद होगा, ये बात करनी है अभी, ठीक। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर, संवाद में तितली कहती है कांटे से, नमस्ते कांटे जी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। कांटा क्या कहेगा, नमस्ते, जरूर, क्यों नहीं, मैं थोड़ा चुभता जरूर हूं, पर मैं किसी की भी रक्षा करता हूं। तितली क्या कहेगी, मुझे आपके गुण अच्छे लगे, आप मजबूत हैं, जरूरत पड़ने पर मदद भी कर सकते हैं। कांटा, धन्यवाद तितली जी, और आप तो सुंदरता और कोमलता की मिसाल हो, क्योंकि तितली जो होती है उसके पंख जो है बड़े कोमल होते हैं और तितली देखने में सुंदर भी होती है। तितली, तो अब हम अच्छे दोस्त हैं, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कांटा क्या कहता है, बिल्कुल, दोस्ती में भिन्नता भी सुंदर होती है। आगे है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या लिखा है, कल्पना कीजिए कि आपको किसी कांटे या फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है, तो आप किसके गुणों को अपनाना चाहोगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा बच्चों उत्तर में कि मैं फूल और कांटे दोनों के गुण अपनाना चाहूंगा। किस तरीके से, फूल से मैं सीखूंगा कि सभी के जीवन में सुंदरता और खुशबू फैलानी है। जैसे फूल होता है, फूल अपनी सुंदरता से, अपनी खुशबू से लोगों को खुश करता है, उनके मन को जो है खुशियां देता है, मैं भी वैसे करूंगा। और कांटे से मैं क्या सीखूंगा कि मुश्किल समय में खुद को और दूसरों को बचाने के लिए मजबूत बनना चाहिए। तो ये दोनों गुण मैं फूल और कांटों से सीखूंगा, दोनों गुणों से मिलाकर मैं अच्छा और संतुलित जीवन जी सकूंगा। अब आगे क्या दिया गया है, आगे यहाँ पर समझाया गया है शब्द से जुड़े शब्द। जैसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन जो शब्द है उससे जुड़े कुछ शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ लिखा है बड़प्पन से संतोष, ठीक है, संतोष हो गया। और जो है इसके अलावा आप कुछ और शब्द लिखेंगे जिनको आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे संतोष हो गया, संतोष के साथ हम लिखेंगे यहाँ पर आदर, आदर के बाद लिखेंगे दयालुता, दयालु भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे नम्रता, नम्रता, नम्रता के बाद हम यहाँ लिख देंगे संयम। इसी तरीके से आप एक दो शब्द और जो है लिख सकते हैं। मृदु भी लिख सकते हैं, मृदु बोलते हैं जो बहुत मीठा बोलता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़प्पन,
बड़प्पन शब्द बड़ा और पन जोड़ने से बना है, मतलब बड़ा और जमा पन करेंगे तो शब्द बनता है बड़प्पन। तो शब्द बन गया हमारा बड़प्पन। बड़ा एक शब्द है, इसमें जो है प्रत्यय जुड़ गया, प्रत्यय पन जुड़ गया तो बन गया बड़प्पन। बड़प्पन का अर्थ होता है बड़ाई या बड़ा होने का भाव, महत्व, गौरव। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्ति के गुण, चरित्र की ऊंचाई और महानता बताने के लिए किया जाता है। उनकी सादगी और बड़प्पन से सबका मन जीत लिया। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, किसी भाव को व्यक्त करते हैं। तो जैसे भाव को व्यक्त करने वाले शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनमें हम बात करेंगे। जैसे सहनशीलता एक भाव है, सहनशीलता के बाद बात की जाए दया, दया भी भाव होता है। इसके बाद हम बात करें तो जैसे द्वेष, ठीक है। यहाँ एक बात है कि जो भाव को व्यक्त करते हैं वे सब बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं, उन पर गोला लगाना है। जो बड़प्पन का भाव व्यक्त कर नहीं करते उनके नीचे रेखा खींचनी है। ओके, जैसे सहनशीलता और दया ये बड़प्पन का भाव प्रकट करते हैं तो इन पर हम लगाएंगे गोला। द्वेष, द्वेष नेगेटिव वर्ड है तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। संतोष को हम सर्कल करेंगे, संतोष को सर्कल करेंगे। इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते, प्रतिशोध नेगेटिव वर्ड है, अहंकार नेगेटिव वर्ड है। विश्वास, विश्वास जो है बड़प्पन का ही भाव व्यक्त करता है। घमंड, ईर्ष्या, ये सब जो है हमारे नेगेटिव वर्ड है, इनको हम अंडरलाइन करेंगे। क्रूरता, उदारता जो है पर गोला लगाएंगे, विनम्रता पर गोला लगाएंगे, त्याग पर गोला लगाएंगे। समर्पण, आदर, सम्मान, निष्ठा, परोपकार और सद्भावना। इसके बाद जो है ये सब जितने भी गोले लगाए हैं बच्चों, ये बड़प्पन का भाव जो है प्रकट करते हैं। बच गए जितने भी हमारे जिनके नीचे अंडरलाइन की गई है, ये सारे वो शब्द हैं जो नकारात्मक शब्द हैं, नकारात्मक शब्द हैं और ये जो है बड़प्पन का भाव प्रकट नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा गया है, आगे यहाँ पर समझाया गया है कविता की रचना। फूल लेकर तितलियों की गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला। यहाँ लिखा है फूल जो है क्या करता है, तितलियों को गोद में लेता है और भौरों को अपना अनूठा रस पिलाता है। निज सुगंध और निराले रंग से फूल क्या करता है, अपनी सुगंध और अपने निराले रंग से वो कली का भी मन जो है खिला देता है। इस पंक्ति में ओ आया है एक जगह, ओ बच्चों और का प्रतीक है, यहाँ पर और का प्रतीक है। कविता में र वर्ण नहीं लिखा गया। कई बार बोलते समय हम शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चारित नहीं करते। कवि भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं। प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर प्यार डूबी तितलियों का प्रयोग किया है। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि यानी तुकांत वाला शब्द है। आप क्या करेंगे, अपने समूह में ऐसी सूची बनाएंगे जिनका तुकांत शब्दों से मेल खाता है। ठीक है, आप कविता में ढूंढेंगे वो सब। ये बहुत ही आसान काम है कविता में से ढूंढना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, कविता की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, इनको मिलान करना है। जैसे एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ आए हों। मतलब क्या है, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द हैं, ठीक है, वो ढूंढने हैं हमने। तो यदि बात की जाए, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द हैं, वर्ण एक है, ढूंढते हैं यहां पर हम एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द। इसमें हम लिखेंगे बच्चों, यहां पर पहले वाले को मिलाएंगे हम दूसरे वाले के साथ। यहां है चौथा, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर, सोहता सुरशीस पर। मुहावरे का प्रयोग किया गया है किसमें, मुहावरा आया है, वो कौन सा है सदा देता कली जी का, कली का जी खिला। कली का जी खिलाना एक मुहावरा है बच्चों। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है तो हम प्रश्न पूछे गए में लिखेंगे किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, ये हो जाएगा। प्राकृतिक वस्तुओं, पेड़ पौधों, मानवीय क्रियाओं भावनाओं का जिक्र आया है, इसमें हम मिलान करेंगे बच्चों, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, ये हो जाएगा।
एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बताना है। फूल देकर तितलियों को गोद में, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे का विपरीत अर्थ ये हो जाएगा छठे के साथ, या हम चौथे के साथ भी इसको मिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कविता का सौंदर्य। कविता का सौंदर्य क्या कहता है यहाँ पर कि आगे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी कीजिए जो क्या है उस शब्द में जच रहा हो और उन पर घेरा लगाना है। ठीक है जी। जैसे क्या है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। यहाँ ब्लैंक है, में उन पर चमकता डैश भी एक सी चांदनी है डालता। तो यहाँ पर पहले दो दिया गया था, रात दिया गया था, रात में उन पर चमकता चांद भी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रात्रि में, इसमें क्या लिखेंगे हम, रात्रि में चमकता जो है चंद्रमा भी एक ही सी चांदनी है डालता। अब अगली लाइन में आएगा हमारे पास मेघ था, मेघ उन पर बरसता एक सा। यहां पर हम लिखेंगे मेघ उन पर बरसता एक सी उन पर पवन है बही, पवन है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विशेषण दिया गया है, विशेषण क्या है, भोर का भेद देता श्याम तन। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, श्याम और तन। यहाँ पर तन मतलब है बच्चों शरीर, और श्याम का मतलब होता है काला, ठीक है, या सांवला, सांवला भी कह सकते हैं। तो यहां पता चला हमें कि शरीर की क्या विशेषता है कि वो सांवला है। श्याम तन का अर्थ है काला शरीर। यहाँ श्याम शब्द भंवरे के शरीर की विशेषता बताता है। बच्चों आपने देखा हो तो भंवरा जो होता है वो सांवले रंग का होता है। तो यहाँ उसके शरीर की विशेषता है भंवरे के शरीर की कि वो श्याम रंग का है, काले रंग का है, सांवले रंग का है। तन एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई गई है, अर्थात तन एक विशेष्य शब्द है। नीचे दी गई पंक्तियों में से आपने विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, जैसे भोर का है भेद देता श्याम तन, यहाँ एक उदाहरण दे ही दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, फाड़ देता है किसी का वर वसन। ठीक है ना, यहाँ पर जो है वसन का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, फाड़ देता है किसी का वर वसन। ठीक है, वसन तो हो गया यहाँ पर जो है विशेष्य, और वर हो गया यहाँ पर जो है विशेषण। भोर को अपना अनूठा रस पिला, रस हो गया विशेष्य और अनूठा हो गया यहाँ पर विशेषण। निज सुगंध और निराले ढंग से, तो यहाँ पर हो जाएगा दो बन जाएंगे यहाँ पर, निज सुगंध और जो है निराला ढंग, निराला ढंग, ये सब हम लिख देंगे अपनी किताब में। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, यहां लिखा है नीचे कुछ विशेष्यों के लिए अपने मन में विशेषण शब्द सोचकर लिखिए, जैसे फूल। ठीक है, तो हम लिखेंगे विशेषण लगा देंगे लाल और विशेष्य हो जाएगा फूल। कांटा, ठीक है ना, कांटा हो गया नुकीला, नुकीला कांटा। आगे है मेह, मेह मतलब बादल या मेघ। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे घनघोर, घनघोर मेह। चांद, ठीक है, अधूरा चांद, अधूरा चांद, ये हो गया। रात, काली रात। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप इनको विशेषण लगाकर पूरा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या समझाया गया है कि पाठ से आगे, पाठ से आगे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। क्या दिया गया है, आपकी बात, यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना है तो आप किसे चुनेंगे और क्यों। यहां उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों कि यदि मुझे एक को चुनना है तो मैं फूल को चुनूंगा, क्योंकि फूल सुंदरता, कोमलता और खुशबू का प्रतीक है।
फूल अपने आसपास के माहौल में प्रसन्नता और शांति फैलाता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोग मुझसे खुश रहें और मैं सबके जीवन में आनंद ला सकूं। अब अगला प्रश्न क्या लिखा गया? कविता में बताया गया है कि फूल अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रसन्नता और आनंद फैला देता है। आप अपने मित्रों या परिवार के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं या क्या-क्या करते हैं वो बताना है। तो हम लिख सकते हैं कुछ बातें कि फूल अपनी सुगंध से जो है प्रसन्नता और आनंद फैला देता है। तो हम क्या करेंगे अपने दोस्तों और मित्रों के जीवन में आनंद फैलाने के लिए? मैं अपने मित्रों के साथ हमेशा साफ दिल से बात करता हूँ, मुस्कुराकर मिलता हूँ, छोटी-छोटी मदद करता हूँ, खेलता हूँ, हँसता हूँ ताकि सबका मन प्रसन्न रहे। छोटों से प्यार करता हूँ, बुजुर्गों की सेवा करता हूँ और जो है उनके दुख में साथ देता हूँ, कभी-कभी उपहार भी देता हूँ, गिफ्ट। अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिताता हूँ, प्यार भरी बातें भी करता हूँ। तो ये सब मैं उत्तर में लिख दूंगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, अलग हैं, फिर भी साथ-साथ पाए जाते हैं। अपने आस-पास कुछ ऐसे अन्य उदाहरण भी सोचकर लिखिए, जैसे वस्तुओं में नमक, चीनी, ठीक है, अपोजिट है दोनों के, लेकिन एक साथ बोला जाता है। स्वभाव में शांत और क्रोधी, कोई क्रोध के स्वभाव का होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है। स्वाद जैसे खट्टा-मीठा, रंग जैसे काला-सफेद, अनुभव जैसे सुख-दुःख। तो ऐसे ही और उदाहरण हम यहाँ लिख सकते हैं। वस्तुओं में जैसे धूप-छाया, सूरज-चाँद। स्वाद में हम लिख सकते हैं तीखा-फीका। अनुभव में हम लिख सकते हैं हार-जीत। तो इस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। आगे दिया गया है यहाँ पर प्रश्न है, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। आप अपने आसपास की किसी ऐसी समस्या का वर्णन कीजिए जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं और उसका समाधान भी सुझाइए। तो हम यहाँ लिखेंगे एक ऐसा ही उदाहरण कि जैसे समस्या का वर्णन है जो कांटे के समान चुभती है, आसपास का शोर शराबा। जैसे क्या लिखेंगे हम? हमारे मोहल्ले में कुछ लोग तेज आवाज में टीवी, मोबाइल या लाउड स्पीकर चलाते हैं, खासकर रात के समय। इससे पढ़ाई में परेशानी होती है। बुजुर्ग और बीमार लोगों को की नींद भी खराब होती है। यह मुझे ऐसा कांटे की तरह से लगता है जो मेरे तन में, मन में चुभता है। अब इसका समाधान क्या लिख सकते हैं? हम सभी मोहल्ले वालों को मिलकर एक नियम बनाना चाहिए कि रात के 10 बजे के बाद कोई तेज आवाज नहीं करेगा। स्कूल में बच्चों को शांति और दूसरों की जरूरत का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। घर-घर लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप हैं जिनको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यहाँ है अब सृजन। इस कविता में के बारे में आप एक चित्र बनाइए। यहाँ एक आप चित्र बनाएंगे। आप चित्र में जहाँ चाहे अपने मन के रंग भर सकते हैं। आप बिना रंगों या केवल उपलब्ध रंगों की सहायता से भी चित्र बना सकते हैं। जो आपके पास रंग है उनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं रंग नहीं भरूंगा तो आप वैसे आप कविता से संबंधित यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ये दिया गया है। अब है, मान लीजिए फूल और कांटे के बीच में बातचीत हो रही है। उनकी बातचीत या संवाद आप कल्पना से लिखिए। तो आप बता देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है उनके गुणों पर विशेष चर्चा करो, समझाओ कि उनका जीवन में क्या योगदान है। जैसे फूल कहता है, मैं दूसरों के जीवन में सुगंध और सुख फैलाता हूँ। कांटा क्या कहता है, मैं संघर्ष की याद दिलाता हूँ और सुरक्षा देने के लिए हूँ। जैसे फूल है, फूल के पास कांटा नहीं होगा तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? कांटा जो है सुरक्षा का प्रतीक भी है। हम कांटे को कहीं न कहीं नकारात्मक जो है दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बच्चों कांटे में भी कुछ सकारात्मक चीज है कि वो फूल की रक्षा करता है। चलिए, ये इस तरीके से आप जो है इनको कंप्लीट करेंगे और जो है ये यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ आ गए होंगे। यदि आपको पूरे क्वेश्चन आंसर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको
मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।